मुद्दे पर मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना को बताया सभ्य समाज के लिए शर्मनाक, कहा किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शा जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया, कहा जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा। और अग्निपथ योजना के तहत रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का हो रहा है आयोजन। युवाओं ने योजना की सराहना। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन मणिपुर को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उधर लोकसभा की भी कार्यवाही पहले 2 बजे तक स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। बाद में सदन में 2 मौजूदा सांसदों रतनलाल कटारिया और बालूभावी सुरेश नारायण भनोरकर को और 11 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यसभा में एक मौजूदा सांसद और 3 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों सदनों में दिवंगत आत्माओं को सम्मान से 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज पीएम मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की निंदा की। पीएम ने कहा कि उनका मन पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। ये घटना चाहे जहां की भी हो, किसी ने भी की हो, पर पूरे देश की बेइज्जती हुई है। इस घटना के लिए जो भी गुनहगार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में हुई शर्मसार करने वाली घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष यह मन बनाकर आया है कि हमें सदन को चलने नहीं देना है, और आज उन्होंने ऐसे ही किया। जबकि सरकार का कहना है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने सदन को चलने नहीं दिया। यह देश के लोकतंत्र का अपमान है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत
डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनको उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आए कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पिछले दिनों में हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित इलाकों और लोगों को आर्थिक और मेडिकल सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य और अन्य नागरिक आपूर्ति व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इन प्रभावित जिलों में सेनाएं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सामाजिक एवं गैर सामाजिक संगठनों द्वारा राहत और बचाव कार्य जिले में प्रशासन की सहायता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में बारिश व बाढ़ के कारण 35 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु हुए लोगों के परिजनों को डिजास्टर फंड में से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाएगा। अंगों की हानि में यदि दिव्यांगता 40 से 60% होने पर प्रति व्यक्ति 74,000 रुपये, 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं के लिए भी फंड के प्रावधान अनुसार सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हथनी कुंड बैराज से 500 मीटर पीछे बांध बनाने का प्रस्ताव हिमाचल सरकार को समक्ष उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से राज्य में प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से लगभग 281 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है। दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपये, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपये। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊँट आदि 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपये, ढुलाई वाले पशु ऊँट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फसलों में हुए नुकसान का आकलन जुलाई माह के बाद किया जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक कुछ फसलों की बिजाई दोबारा से की जा सकती है। जिन इलाकों में पानी नहीं उतर पाएगा उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। 100% नुकसान होने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। कुल 18,000 एकड़ में नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान की जानकारी अपलोड करने के बाद टीम द्वारा सर्वे के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसका आकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स है कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहाँ पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं, जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं। अग्निपथ योजना के तहत रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली 30 जुलाई तक चलेगी। सेना भर्ती रैली के भर्ती निर्देशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली के लिए इस वर्ष 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक अंबाला जोन की सामान्य प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसमें सफल उम्मीदवार ही इस रैली में भाग ले रहे हैं। इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों
जिलों के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस बार भर्ती रैली में शामिल युवाओं के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। भर्ती रैली में युवाओं को सुबह 3 बजे बुलाकर प्रवेश दिए जाने के बाद उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। युवाओं को अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लाना और अन्य दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य किया गया है। वहीं अग्निवीर बनने आए युवाओं ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें देश की सेवा करनी है, इसलिए वे पिछले काफी समय से रैली की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैंने फिजिकल एकेडमी में तैयारी की और वहाँ पर हमारे क्या क्या पाएंगे तो हमारा एक सपना है अग्निवीर फौजी बनने का। जो सरकार ने 4 साल कर दी बनना है हमारा बहुत बड़ा सपना, लेकिन फिर भी बेरोजगारी में क्या करें, कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। मेरा सपना था चाहे अग्निवीर 4 साल की हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा सपना है मुझे 2 घंटे प्रैक्टिस करता था सुबह शाम और डेली ग्राउंड पर कभी रेस्ट किया और मेरा सपना था फौज में जाने का। इस साल भी मैं भर्ती में भाग लिया था, उसमें मैं रह गया था, वो नहीं हो पाई थी मेरी। एक बार मैंने एक्सीलेंट में लगाई है और दिन में पूरी लाऊंगा और मैं पेपर भी ठीक तो हो रहा है जा रहा। और रही बात अग्निवीर की स्कीम की, तो चाहे पूरी उम्र की हो और 4 साल की हो, जाना है, देश की सेवा करनी तो करनी है। ये 25% 50% होगी, आगे जाकर 100% भी होगी। हमने अपने फौज में जाना है। नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक 2023 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सम्मेलन में 40 से अधिक देश और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा पर नियामकों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की जरूरत है। शुद्ध और पोषित भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य जारी है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए हमें संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है। एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें? हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखें। केंद्र ने टमाटर के मूल्य में और कमी की है। आज से राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा यह 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामले के विभाग ने एनसीसीएफ और नेफेड को टमाटर की कीमत में कमी के रुझान को देखते हुए इसे 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्देश दिया है। पहले एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा टमाटर 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा गया था और इसके बाद 16 जुलाई से 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। पिछले महीने टमाटर की खुदरा कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए उपभोक्ता कार्य विभाग के निर्देशन पर एनसीसीएफ और नेफेड ने प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई से शुरू हो गई थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में निरीक्षण के दौरान यदि कोई अध्यापक गैर हाजिर मिले तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में 10 अधिकारियों की सूची जारी की गई है।
उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट, स्कूल निरीक्षण को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी ना रहे। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होने व यदि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो तो अध्यापक बच्चों के अभिभावकों से फ़ोन पर बातचीत करें। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो टैबलेट बच्चों को दिए गए हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करवाया जाए। सिरसा में घग्गर नदी में अभी भी जल स्तर बढ़ने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बढ़ा हुआ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशों में कहा गया है कि संभावित बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं व फर्स्ट एड किट तैयार की जाए। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पीएचसी, सीएचसी व सब सेंटर पर स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मोबाइल यूनिट्स व एम्बुलेंस सेवाओं को एक्टिव रखें। उपायुक्त ने कहा कि पानी के ठहराव से पशुओं में भी बीमारी फैलती है, तो इसके लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी हैं उनको हमने एक एडवांस में तैयारी करने के लिए जो है आज सुबह निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि पानी जब ये एक रुकेगा, जब रिसीड कर जाएगा, जो पानी खड़ा रहेगा उससे जो है बीमारी फैलने का खतरा है। तो इसके लिए जो है हम लोग दवाइयों के जो छोटे छोटे किट्स बना रहे हैं, ताकि इनकेस अगर किसी गांव में ज़रूरत पड़ती है तो एकदम से उसको वितरित किया जा सके। पीएचसी, सीएचसी लेवल पे भी जो है स्टॉक्स जो है इनको पूरे रखने के निर्देश दिए हैं। और जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, अगर पशुओं में कोई बीमारी फैलती है उसके लिए भी उनको गियर अप होने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन M.K. भादु ने बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम लगाई गई है और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। लोगों को बीमारियों के प्रति सुचेत कर उन्हें सावधानियां भी बताई जा रही हैं, साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जहाँ पानी का ठहराव है या जहाँ भी लोगों को दिक्कत आ रही है, डानियों में या रिवर बैंक्स पे जहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है। और गांव के अंदर भी जो जितने भी सब सेंटर हैं, जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर हैं, CHO हैं, और वो सभी निगरानी रखे हुए हैं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां भी बता रहे हैं। और कुछ मेडिसिन भी जितनी उनको रिक्वायर्ड है वो हम सफिशिएंट क्वांटिटी में भेज रहे हैं। अभी इसके अंदर लगातार इन दिनों में जैसे खारिश का है, खुजली का है, पेट दर्द का है, या उल्टी का है, या दस्त का है, या इन्फेक्शन का है, बुखार का है, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये आगे जब पानी यहाँ ठहरेगा ज़्यादा दिनों के लिए तो इनमें थोड़ा सा इजाफा भी हो सकता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।